नमस्ते एवरीवन। तो आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस ड्रामा का मेन लीड है लिन यीसेन। लिन यीसेन इस टाइम पे एक सर्जन है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी परफॉर्म कर रहा था। 8 घंटे हो गए थे और उसने सक्सेसफुली ट्यूमर रिमूव कर दिया। एक परफेक्ट सर्जरी थी। जब वो सर्जरी के बाद बाहर आता है वो बहुत खुश लग रहा था। स्पेशली जो खुशी उसे पेशेंट के फैमिली को देख के मिली उसका तो अलग ही फील था। लिन यीसेन इतना अच्छा काम करता है कि उसके सीनियर्स भी उसे देख के खुश हो रहे थे कि हमें अपने ऑफिस में इतने टैलेंटेड जूनियर्स मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली सर्जरी करना और डॉक्टर बनना उसका पैशन था और वो ये अचीव कर चुका था। फिर उसके फोन पे एक कॉल आती है उसके कजिन की तरफ से, जो कहता है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ, ब्लाइंड डेट पे चलोगे। लिन यीसेन कहता है कि मुझे अभी किसी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कजिन कहता है अगर आज नहीं तो कल लाइफ में सेटल डाउन तो होना ही है, तो अपने दिल के दरवाजे क्यों नहीं खोलते। फिर कजिन मेंशन करता है कि लड़की मिसारनी की बेटी है। लिन यीसेन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। एक्चुअली ये फीमेल लीड है शीगांग, जिसे उसने पहले भी कई बार देखा था और बस एक बार देखते ही उसका दिल दे दिया था। तो लिन यीसेन तुरंत ब्लाइंड डेट के लिए एग्री कर देता है और वो खुशी खुशी दूसरे सिटी जा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाता है। एक ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से उसकी कार को एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें शीगांग दिखाई देती है, जो अभी एक यूनिवर्सिटी अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट है और काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब ये भी पता चलता है कि वो मोस्टली अपने अंकल के घर रहती थी, क्योंकि वो नानजिंग में रहते थे और यूनिवर्सिटी भी अंकल के घर के पास थी। शीगांग का एक कजिन भी है जो उसके छोटे भाई की तरह बिहेव करता है। उसे एक ब्लाइंड डेट के लिए जाना था, लेकिन शीगांग को लगता है जैसे उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। फिर कजिन कहता है कि मैंने एक न्यू ट्यूशन रखी है और वो लड़का भी वही है तुम्हारे स्कूल से। जब वो नया ट्यूटर के लिए डोर खोलती है तो पता चलता है कि वो झुआंगशु है, जिसपे यूनिवर्सिटी लाइफ में उसका क्रश था और जो बिजनेस स्कूल का टॉप स्टूडेंट था। 1 साल का टाइम पास हो गया और अब शीगांग ग्रेजुएशन के बाद होम टाउन जा रही है कुछ हॉलीडेज के लिए। उसके रूममेट्स हॉस्टल के बाहर खड़ी है उसको पिक करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ चिकन लेकर आई थी। फिर पता चलता है कि ये पार्टी झुआंगशु की तरफ से अरेंज हुई थी, जिससे सब एक साथ गैदर्ड हैं। अब शीगांग के पास हॉस्टल में अपना सामान रखने का टाइम नहीं था और सब लोग रेस्टोरेंट के लिए रेडी थे। प्लान के हिसाब से अगर झुआंगशु को अच्छी जॉब मिलती तो वो ट्रीट देना चाहता था और उसे ग्रेजुएशन से पहले ही एक 5 फिगर सैलरी वाली जॉब मिल गई। यहाँ पे शीगांग को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना एंजॉय कर रही थी। उसके 2 रूममेट्स झुआंगशु के 2 फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स थी, इसलिए इनडायरेक्टली उनका काफी इंटरेक्शन और रिलेशन बिल्ड हो रहा था। सब अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, कौन किस जॉब या करियर के लिए जा रहा है। कुछ सिविल सर्विस एग्जाम्स प्लान कर रहे थे और शीगांग भी एक फर्म में काम करने वाली थी जहां उसने इंटर्नशिप की थी। ये जॉब उसके डैड के लिंक्स की वजह से मिली थी, क्योंकि उसके डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। सब लोग उससे कहते थे कि तुम्हें अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जहां चाहो वहां जॉब मिल सकती है। लेकिन शीगांग को देख के लग रहा था कि वो इस जॉब से फुल्ली हैप्पी नहीं है। अकेले में एक बार उसकी झुआंगशु से मुलाकात होती है। वो कहता है अगर तुम इस जॉब से हैप्पी नहीं हो तो अपने फैमिली को क्लिंग क्यों कर रही हो, अपने दम पे ट्राई करो, देखो खुद कोई जॉब ले सकती हो या नहीं। एक और चीज भी पता चलता है, उनके फ्रेंड्स में एक रूममेट थी रोंग, जिसका झुआंगशु के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप था। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स और नेबर्स भी थे, इसलिए सबको लगता था कि फ्यूचर में ये दोनों कपल बन सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। पार्टी के बाद शीगांग अपने अंकल के घर जा रही है। इतने में कजिन का कॉल आता है जो कुछ पीएसपी पार्टी रिलेटेड डिमांड कर रहा था। शीगांग हॉस्टल जाती है और वहां अपना सामान ले रही है, तब उसके फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि रूम में शीगांग भी प्रेजेंट है। अब वहां पे रोंग कहता है तुम और झुआंगशु दोनों ऑफिशियली अपना रिलेशनशिप अनाउंस क्यों नहीं करते। अगर पहले ही बता देते कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो शायद शीगांग को इतना एम्बैरेसमेंट नहीं फेस करना पड़ता। अब ये एम्बैरेसमेंट किस चीज की थी ये हम आगे जाके ही समझेंगे। लेकिन इतना सब सुनने के बाद ही शीगांग का मूड काफी डाउन हो गया। उसको पुरानी यादें भी याद आने लगी। वो झुआंगशु पे पहले दिन से क्रश करती थी और ये सब डिपार्टमेंट में काफी ऑब्वियस भी था। साथ ही उसके कजिन को भी पता था कि वो अपने ट्यूटर को पसंद करती है। ऑफ कोर्स झुआंगशु एक मॉडल स्टूडेंट था, उसने काफी अवार्ड्स जीते थे और हैंडसम होने के साथ साथ वो गर्ल्स के लिए हमेशा नंबर 1 था। शीगांग ये सब भूलने की कोशिश करती है और अपने अंकल और आंटी के साथ डिनर कर रही थी। यहाँ आंटी मॉम की साइड ले रही थी और कहती है तुम्हारे डैड मिस्टर नी बहुत मीन इंसान निकले। तुम्हारी मॉम ने कितना प्यार से उनसे शादी की थी जब वो कुछ भी नहीं थे। अब जब वो सक्सेसफुल हो गए तब भी तुम्हारी मॉम को लीव करके डिवोर्स दे दिया। इन शॉर्ट वो काफी नेगेटिव बातें कर रही थी डैड के बारे में। अंकल काफी मुश्किल से उनको शांत करते हैं और कहते हैं चाहे जो भी हो तुम्हारे लिए मॉम और डैड दोनों इंपॉर्टेंट है और मिस्टर नी तुम्हें आंखों का तारा मानते हैं, तुम्हें डैड के अगेंस्ट मत भड़काओ। अब फ्रेंड्स जॉब फेयर के लिए प्लान कर रहे थे। हर कोई अपनी सीवी सबमिट करेगा और इंटरव्यू एक्सप्लोर करेगा। शीगांग को बार बार झुआंगशु की बात याद आती है जो उसने कहा था, क्या तुम अपने दम पे कुछ अचीव कर सकती हो, एक बार प्रूफ देके देखो।
इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो जॉब फेयर जाएगी। जॉब फेयर के दिन सारे फ्रेंड्स सुबह रेडी होके बस में पैक्ड हो जाते हैं। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि बॉयज भी आ गए हैं। शी गांग को पता नहीं था कि जुआंग शू भी वहां होगा, क्योंकि उसे पहले ही जॉब मिल चुकी थी। लेकिन वो फ्रेंड्स को सपोर्ट करने वहां आया था। वहां काफी क्राउड था और लोग अलग अलग कंपनी स्टॉल्स में जा रहे थे। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की सीवी एक्सेप्ट हो जा रही थी और सब लोग डिस्पर्स हो गए। रोंग के साथ जुआंग शू खड़ा था। शी गांग कहते हैं, ये कंपनी में मैं भी अपनी सीवी सबमिट करना चाहती थी, लेकिन टाइम आउट हो गया। ये वही कंपनी थी जहां रोंग ने सीवी सबमिट किया था। जुआंग शू कहता है, अगर तुम सच में यहाँ सीवी सबमिट करना चाहती हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मेरे सीनियर को मैं जानता हूँ। रोंग को थोड़ा बुरा लगता है। जुआंग शू अंदर जाता है और सीवी सबमिट करता है। जैसे ही उसने अपना नाम बोला, लिन यीसन के 2 ईयर्स खड़े हो जाते हैं। शी गांग का नाम सुनते ही वो दौड़ता हुआ आता है और सीवी उठाता है। उसकी फोटो से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये वही लड़की है जिसके लिए उसका क्रश था। एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद शायद वो अपनी मेडिकल फील्ड कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, इसलिए बिजनेस रन कर रहा था। फ्रेंड्स वापस जा रहे थे तब रोंग को रियलाइज होता है कि क्राउड में उसका फोन कहीं खो गया है। हॉस्टल में वापस जाकर डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू का कॉल कैसे आएगा। पता चलता है कि ईमेल और हॉस्टल नंबर दोनों दिए हुए हैं। रोंग के लिए सरप्राइज तब होता है जब अगले दिन शी गांग को कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ जाती है। उसके लिए काफी शौक था कि फ्रेंड्स बार बार पूछ रहे थे रोंग को कॉल क्यों नहीं आई। लिन यीसन इस टाइम कंपनी में जीएम पोजीशन पर था और उसे भी पता चलता है कि मिस्टर नी की बेटी वहां इंटरव्यू देने आ रही है। मिस्टर नी एक बड़ा नाम था और सीवी पर सबने नोटिस कर लिया। ऑब्वियसली इंटरव्यू उसके लिए इजी होने वाला था। शी गांग अपनी फ्रेंड के साथ इंटरव्यू प्रेप कर रही थी। फ्रेंड फेंग कहती है, अगर तुम्हें जॉब ना मिले भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शी गांग कहती है, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, अपनी लिमिट्स चेक करना चाहती हूँ। इंटरव्यू के टाइम उसके डैड के नाम की वजह से वो इजीली रिकॉग्नाइज हो गई और इंटरव्यू काफी स्मूथ हुआ। वही टाइम कंपनी में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी फ्यूचर डिसीजंस के लिए। जब लिन यीसन से ओपिनियन पूछा गया, वो शार्प और इंटेलिजेंट तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। जो पॉइंट्स उसने हाईलाइट किए वो बाकी लोग सोच भी नहीं पाए थे। इस वजह से वो चेयरमैन के नजर में आ गया और बोर्ड के कुछ सेल्फिश मेंबर्स को भी चैलेंज कर गया। बस ये कह रहे थे कि एक सर्जन ही बेस्ट चॉइस था। अब शी गांग जब बाहर जा रही थी तब उसकी नजर एक होया बैंक बिल्डिंग पर पड़ती है। एक्चुअली वही होया बैंक है जहां जुआंग शू काम करने वाला था। शी गांग लंच के टाइम वहां पहुंचती है और जब उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं तब पता चलता है कि उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और बहुत जल्दी उसे एक ऑफर भी मिलने वाली है। ये सुनते ही रोंग का रिएक्शन प्राइसलेस था। वो एक्सट्रीम जेल्स हो गई क्योंकि अब तक उसको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई थी। क्यूरियस होकर रोंग जुआंग शू के मॉम के घर पहुंचती है और कहती है, मुझे जुआंग शू से थोड़ा फेवर चाहिए। तुम्हारी सीनियर से बोलो एक बार चेक कर दे कि अभी तक कॉल क्यों नहीं आई। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे शी गांग को मैसेज आता है कि फ्रेंड्स एक जगह इकट्ठा हैं और उसे भी बुलाया जा रहा है। वो खुशी खुशी वहां पहुंचती है, लेकिन वहां सबका मूड बदला हुआ था। लोग गुस्से में खड़े थे और जुआंग शू भी वहां था। रोंग कहती है, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं? तुम मुझे कंपटीशन समझती थी। वो इंटरव्यू कॉल जो हॉस्टल में आई थी उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने आस्तीन में एक स्नेक पाल रही हूँ। रोंग काफी अग्रेसिवली बातें कर रही थी। शी गांग समझाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं वो कॉल अटेंड नहीं कर पाई, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन रोंग ने रिसर्च करके सब फैक्ट्स निकाल लिए। हॉस्टल में उस दिन और कोई नहीं था। जुआंग शू ने भी पूरा रिकॉर्ड निकलवाया और कंफर्म किया कि 2:30 बजे एक कॉल आई थी जिसे किसी ने अटेंड किया था और उससे मैसेज रोंग को देना था। शी गांग एक्सप्लेन करती है, जब तुम लोग थोड़ी देर के लिए गए मैं लाइब्रेरी गई थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था। रोंग कहती है, तुम चाहती ही नहीं थी कि मैं और जुआंग शू एक साथ हो, क्योंकि उसकी बिल्डिंग मेरे ऑफिस के सामने है। तुम खुद वहां जॉब करवाना चाहती थी और स्टार्ट से तुम्हारा क्रश था। रोंग के वर्ड सुनकर शी गांग काफी एम्बैरेस्ड फील करती है। पुरानी यादें याद आती हैं। 4 साल यूनिवर्सिटी में कैसे जुआंग शू को सीक्रेटली पसंद करती रही। कभी रोंग से कंफर्म किया कि जुआंग शू और रोंग के बीच कुछ है या नहीं, लेकिन रोंग ने मना किया। उसके बाद शी गांग ने जुआंग शू को प्रपोज किया था, पर जुआंग शू ने कहा आई एम सॉरी। तब भी शी गांग ने हिम्मत नहीं हारी और बोला कि मैं परस्यू करती रहूंगी, शायद एक दिन तुम्हारा दिल बदल जाए। फ्रेंड्स ने बातें करनी स्टार्ट की और रूमर्स भी स्प्रेड हो गए कि रोंग और जुआंग शू के बीच वाल है। शी गांग थोड़ी अपसेट थी और फिर भी अपने अंकल के घर चली गई। कजिन ने देखा और बोला, आज फिर रिजेक्शन का मूड है? 2 बार दिल तोड़वाया है तुमने। ये सुनते ही शी गांग फिर मोटिवेटेड हो गई और डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे अपने आप को प्रूफ करने के लिए सबूत कलेक्ट करेगी। हॉस्टल जाकर अपना सामान लेने लगी, लेकिन रोंग वहां आई और इंसल्ट करते हुए बोली कि सुंग शू ने मेरे लिए दोबारा इंटरव्यू अरेंज करा और मोबाइल फोन गिफ्ट दिया है। रोंग के वर्ड्स के बाद शी गांग बोलती है, इतना छोटा गिफ्ट और शोमैनशिप का क्या सीन है? गिफ्ट बस ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी देर बाद फेंग हॉस्टल आती है और काफी सरप्राइज्ड होती है कि सब अपसेट क्यों हैं।
एक फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि शीगांग को कॉल आई थी रोंग के लिए, पर शीगांग ने जानबूझकर नहीं बताया। फेंग क्लैरिफाई करती है, मैंने कॉल अटेंड की थी। बस ये बोलते ही सबको क्लियर हो गया कि शीगांग इनोसेंट थी। फिर फेंग सबको एक जगह बुलाती है ताकि सब चीजें क्लियर हो जाएं। कुछ फ्रेंड्स और एक टीचर भी बुलाए गए। फेंग प्रूफ दिखाती है कि हॉस्टल में अपना कार्ड लेना गया था और वही टाइम कॉल आई, कोई नहीं था। कॉल अटेंड करने के बाद टैक्सी पकड़ी गई। रोंग को ये पर्सनली बताया नहीं गया क्योंकि डिसीजन था कि पर्सनल कॉल करके हैंडल करेंगे। थोड़ी देर बाद शीगांग भी वहां पहुंचती है और कहती है, मैंने भी प्रूफ इकट्ठा किया है। लाइब्रेरी में अपनी बुक सबमिट की और कंप्यूटराइज्ड रसीद के थ्रू टाइम कंफर्म हो गया कि शीगांग बिल्कुल इनोसेंट थी। फेंग ने भी कवर नहीं किया। एचआर डिपार्टमेंट और डैड ने प्रॉपर रिसर्च की और सब फैक्ट्स क्लियर हो गए। इसके बाद शीगांग का इनोसेंस सबको दिख गया और रोंग पर जो ब्लेम था वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया। जुआंगशू को भी सीनियर के थ्रू पता चला कि शीगांग सच में इनोसेंट थी। इसके बाद जुआंगशू की मॉम आती है और कहती है, रोंग एक अच्छी लड़की है, तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चूज करते। साथ ही मेंशन किया कि जुआंगशू ने रिकमेंड करके रोंग को इंटरव्यू कॉल दिलवाई थी। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे के अगले हिस्से की स्क्रिप्ट भी इसी तरह तैयार